तो विद्यावृष्टि क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर 1 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा इस चैप्टर के जितना भी VVI लघु उत्तरीय प्रश्न है, सारा आपको मिल जाएगा हमारे विद्यावृष्टि क्लास के यूट्यूब चैनल पे। तो आते हैं हम लोग इस दीर्घ उत्तरीय के पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण है। क्या बाबू? तो जो यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन है इसका क्या देना है? संक्षिप्त विवरण देना है। तो हमारा जो यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन है उसका संक्षिप्त विवरण कैसे हम लोग देते हैं? अच्छा, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, इसका शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिएगा ताकि हम जब इसमें बताएंगे तो बहुत सारा चीज क्या हो जाएगा, आपके लिए आसान रहेगा। तो आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लिए होंगे, तो शुरू करते हैं हम लोग। तो 18वीं सदी में ओटोमन साम्राज्य, अच्छा ओटोमन साम्राज्य मतलब बाबू तुर्की, ओटोमन साम्राज्य मतलब तुर्की। तो 18वीं शताब्दी में ओटोमन साम्राज्य की स्थिति दुर्लभ होने लगी। क्योंकि ओटोमन साम्राज्य था, इसका स्थिति क्या होने लगा, बहुत दुर्बल होने लगा, कमजोर होने लगा। और इसके लिए जब उसका स्थिति खराब होने लगा तो उसे यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। किसको? तुर्की को। ऑब्जेक्टिव में आप लोग देखे होंगे कि किसे यूरोप का मरीज कहा जाता है, तो तुर्की का। क्यों? तो 18वीं शताब्दी में जो इसका तुर्की में जो ओटोमन साम्राज्य था, इसका जो स्थिति क्या था, दयनीय होने लगा। इससे लगभग राष्ट्रवादी शक्तियां सशक्त हो गई। जब ये कमजोर होने लगा तो यूनान में राष्ट्रवादी जो शक्तियां थी क्या होने लगी, सशक्त होने लगी। और यूनान में जो बौद्धिक लोग थे, बुद्धिजीवी लोग थे, गुप्त क्रांतिकारी जो संगठन था, वो क्या होने लगा, एक साथ जुट होने लगा, एकजुट होने लगा। और परिणाम यह हुआ कि 1821 में सोल्डेविया का, कौन सा बाबू? सोल्डेविया। कौन सा? सोल्डेविया। तो 1821 में सोल्डेविया नामक एक विद्रोह हुआ और इस विद्रोह को क्या किया, ओटोमन साम्राज्य ने दबा दिया। क्या कर दिया बाबू? दबा दिया, इस विद्रोह को कुचल दिया। जब 1821 में यह विद्रोह खत्म हुआ, फिर उसके बाद एक विद्रोह हुआ। कौन सा विद्रोह? मोरिया का विद्रोह। कहाँ? यूनान में ही। तो मोरिया का विद्रोह हुआ और यह विद्रोह बहुत बड़ा विद्रोह था। इसको दबाने के लिए क्या किया, ओटोमन साम्राज्य का जो शासक था, तुर्की के सुल्तान ने, तुर्की या ओटोमन साम्राज्य, तो तुर्की का सुल्तान ने इस विद्रोह का धार्मिक स्वरूप देने का प्रयास किया। किसका स्वरूप? अब विद्रोह को भटकाने लगा। मांग था उन लोगों का यूनान को आजाद कराने के लिए, तो वो धर्म का बात करने लगा। अक्सर राजाओं या शासक जो होते हैं, चाहे आजकल की बात करें पॉलिटिशियन जो होते हैं, वो लोग जब उनसे कुछ मांगा जाएगा तो वो लोग क्या करते हैं, मुद्दा को धार्मिक कर देते हैं। तो वो भी जो तुर्की का सुल्तान था, इस विद्रोह को भटकाने के लिए, दबाने के लिए धार्मिक रूप देने लगा। और मिस्र के शासक जिसका नाम था पाशा रहमत अली, क्या नाम था बाबू उसका? पाशा रहमत अली की सहायता से क्रूरतापूर्वक मोरिया के युद्ध को भी क्या कर दिया, दबा दिया। जब क्रूरतापूर्वक मोरिया के युद्ध को दबाया गया तो पूरे यूरोप इससे अस्तब्ध हो गया कि भाई ये ठीक नहीं हुआ, इतना क्रूरतापूर्वक नहीं दबाना चाहिए था। जैसे जंतर मंतर पे दिल्ली पे जब युवाओं पर, जैनजियों पर जो कील के डंडे से वार किया गया था, लड़कियों के घसीटा गया था, तो पूरे देश के लोग इसके खिलाफ थे कि ये सही नहीं हुआ। तो इसी प्रकार यूरोप के जितने भी देश थे, जो ये क्रूरतापूर्वक पाशा रहमत अली ने इस विद्रोह को जब दबाया तो लोग क्या थे, नाराज थे। और तुर्की के विरोध, अब तुर्की को हराने के लिए ब्रिटेन, रूस और फ्रांस, ये तीनों देश मिलकर मीटिंग करते हैं और एक संयुक्त कार्रवाई आपस में एक साथ मिलकर तीनों देशों के सेना एक साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई के लिए तैयार हुआ। और रूस द्वारा पराजित होकर 1800, और जब युद्ध हुआ तो इसमें तुर्की का क्या हो गया बाबू, हार हो गया। अच्छा, तुर्की अकेले नहीं लड़ा था, तुर्की के साथ कौन था? वही मिस्र। मिस्र और तुर्की एक साइड, और कौन? ब्रिटेन, रूस और फ्रांस एक साइड। और अंततः क्या कर दिए, तीनों देश ने मिलकर किसको हरा दिया? मिस्र और तुर्की का जो संगठन था उनको हरा दिया। लास्ट में इनमें मीटिंग हुआ, एक समझौता हुआ और 1829 में तुर्की ने उसके साथ एड्रियानोपुल की संधि की। किसके साथ? इनके साथ, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस जो किसको हराए थे, तुर्की को। तो एड्रियानोपुल का संधि हुआ। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है बाबू कि एड्रियानोपुल का संधि
कब हुआ था? 1819 में। अच्छा, किसके पराजय के बाद हुआ था? तो बाबू तुर्की के पराजय के बाद। किसके पराजय के बाद? तुर्की के पराजय के बाद। लेकिन जो एड्रियानोपल के संधि के तहत यूनान के जो स्वतंत्रता का बात हो रहा था, तो वहां के जो यूनानी राष्ट्रवादी थे इस संधि का बहिष्कार किया कि नहीं, पूरा आजादी नहीं मिल रहा था एड्रियानोपल के संधि के तहत। और अंततः 1832 में कुस्तुनतुनिया के संधि, किस संधि द्वारा बाबू? कुस्तुनतुनिया के संधि की द्वारा यूनान को क्या मिला? स्वतंत्रता मिला। क्या मिला? स्वतंत्रता मिला। और उस समय यूनान में बेबेरिया क्या नाम है उसका बाबू? बेबेरिया का राजकुमार, जगह का नाम है, वहां का राजा कौन बना? ओटो। कौन बना? आटो। कौन बना बाबू? आटो। तो पूछता है कि जब यूनान स्वतंत्र हुआ तो उस समय यूनान पे राजा जो बना उस समय कौन बना? तो आटो बना। कौन बना बाबू? आटो बना। ये था पूरा यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण। तो इसमें 2-4 गो की पॉइंट है। क्या है बाबू? 2-4 की पॉइंट है। आप लोग की पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि लॉन्ग आंसर आप लोग याद तो कर नहीं सकते हैं, याद तो होगा नहीं, रट के तो कुछ फायदा होगा नहीं, भूल जाएंगे आप लोग। तो की पॉइंट याद रखिएगा। सबसे पहला की पॉइंट कि उस समय तुर्की जो था ओटोमन साम्राज्य था। क्या था? ओटोमन साम्राज्य जो यूनान पर कब्जा किया था। स्थिति खराब हुआ तो उस समय ओटोमन साम्राज्य को या तुर्की को क्या बोला गया? यूरोप का मरीज। जब यूरोप का मरीज का स्थिति हुआ तो बहुत सारे आंदोलनकारी बुद्धिजीवियों ने साथ मिले। और 1821 में, ये पॉइंट जरूरी, इसके बाद ये पॉइंट, 1821 में क्या हुआ? सोलडेविया का युद्ध। उसके बाद क्या हुआ? मोरिया का युद्ध। इसको दबाने के लिए क्या किया उसने? मिस्र के शासक पाशा रहमत अली के साथ हाथ मिला के इसको क्रूरतापूर्वक दबा दिया। जब क्रूरतापूर्वक दबाया तो फिर क्या हुआ? ब्रिटेन, रूस और फ्रांस ने मिलकर तुर्की को पराजित किए तो संधि हुआ। कौन संधि हुआ बाबू? 1829 में एड्रियानोपल के संधि। और 1832 में कुस्तुनतुनिया के संधि के द्वारा यूनान को क्या मिला? आजादी मिला। तो ये था आपका 4 से 5-6 पॉइंट जो आप लोग याद रखेंगे। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूल और गैरिबाल्डी का क्या योगदान था? जो इटली का एकीकरण हुआ 1871 में, कब बाबू? 1871 में। इसमें मेजनी का भी योगदान था, काउंट काबूल का भी योगदान था, विक्टर एमेनुअल का भी योगदान था, गैरिबाल्डी का भी योगदान था। बहुत सारे लोग का। विक्टर एमेनुअल क्या था बाबू? शासक था। क्या था? शासक था। मेजनी, काउंट काबूल और गैरिबाल्डी के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या इनका योगदान था। आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन पहले ले लीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेजनी का योगदान। किसका योगदान बाबू? मेजनी का योगदान। तो मेजनी एक महान राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी नेता था और इटली के एकीकरण के लिए इटली में एक संगठन बनाया जिसका नाम था यंग इटली। कब बनाया था बाबू? 1831 में। कब बनाया था? और इस संगठन का उद्देश्य क्या था? तो युवाओं के अंदर राष्ट्र प्रेम का भावना जगाना है, राष्ट्रवादी भावना जगाना, और इटली को एक स्वतंत्र और एकीकृत गणराज्य का स्थापना करना या बनाना। उन्होंने युवाओं में वही राष्ट्रवादी भावना को पैदा किया और लोगों को विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। क्या किया बाबू? प्रेरित किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला टॉपिक है हमारा काउंट काबूल का योगदान। किसका योगदान बाबू? पहला हम लोग देख लिए मेजनी के योगदान, दूसरा का हम लोग देखेंगे काउंट काबूल का योगदान। किसका योगदान? काउंट काबूल का। आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लिए होंगे, तो शुरू करते हैं हम लोग काउंट काबूल के योगदान के बारे में। काउंट काबूल जो कि सार्डिनिया पिडमाउंट का प्रधानमंत्री था। किसका प्रधानमंत्री था बाबू? सार्डिनिया पिडमाउंट का। वह एक कुशल राजनीतिज्ञ था और कूटनीतिज्ञ भी था। तो राजनीतिक और कूटनीतिक भी था। उसने फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय की सहायता से प्राप्त किया। क्या किया कि वहां के जो फ्रांस का शासक था नेपोलियन तृतीय, उससे मदद लिया, अपने कूटनीति से दोस्ती किया और फ्रांस का जो शासक नेपोलियन तृतीय था उसने यह वादा कर दिया कि जब भी सार्डिनिया पिडमाउंट और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध होगा तो हम अपना सेना किसके पक्ष में देंगे? पिडमाउंट के पक्ष में देंगे। किसके खिलाफ? ऑस्ट्रिया के खिलाफ।
और हुआ यही कि 1859-60 में, कब बाबू, 1859-60 में ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट के बीच युद्ध हुआ और रूस ने अपना सेना भेजा और पिडमाउंट रूस फ्रांस बाबू, कौन कौन सेना भेजा, फ्रांस, और फ्रांस के सेना के मदद से ऑस्ट्रिया को क्या कर दिया है, हरा दिया। कौन, सार्डिनिया, पिडमाउंट। और उस समय वहां का प्रधानमंत्री कौन था, काउंट काबूर। और इसके बाद इस युद्ध में ऑस्ट्रिया की बुरी तरह से क्या हुआ, हार हुआ। और जब हार हुआ तो लोमार्डिया सार्डिनिया को मिल गया। किसके क्या मिला बाबू, एक क्षेत्र था जिसका नाम था लोमार्डिया। तो लोमार्डिया को अपने कब्जे में कर लिया। काउंट काबूर की नीति ने इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया और इसी प्रकार के कूटनीतिक नीति से इटली के एकीकरण में काउंट काबूर ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं गैरीबाल्डी का योगदान। किसका योगदान बाबू, गैरीबाल्डी। हम लोग पहले देखे मेजनी का योगदान, काउंट काबूर का योगदान, और लास्ट पॉइंट क्या है हम लोग का, गैरीबाल्डी का योगदान। गैरीबाल्डी एक महान सैनिक और देशभक्त था। उन्होंने अपने लाल कुर्ती नामक एक संगठन का स्थापित किया था और इसके साथ, इस संगठन के साथ सिसिली और नेपल्स पर विजय प्राप्त किया। किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया, सिसिली और नेपल्स पर। और बाद में इटली के जितने भी जीते हुए क्षेत्र, दक्षिण इटली, अगर बात किया जाए गैरीबाल्डी, तो गैरीबाल्डी दक्षिणी इटली पर, इटली बाबू, कौन सा इटली, तो दक्षिणी इटली के बहुत सारे क्षेत्र पर ही कब्जा किया था, विजय प्राप्त किया था। और लास्ट में क्या किया, जीता हुआ जितना भी अपना क्षेत्र है अपने पास नहीं रखा। सार्डिनिया के उस समय राजा था जिसका नाम था विक्टर इमैनुअल। क्या नाम था, विक्टर इमैनुअल द्वितीय। क्या नाम था उसका, विक्टर इमैनुअल द्वितीय। और जितने भी इटली के जीता हुआ क्षेत्र था क्या कर दिया, उसको सौंप दिया बिना किसी पद के लालच से। ना तो उसको प्रधानमंत्री का पद पसंद था, कुछ भी नहीं, बोला कि सारा का सारा आप ले लीजिए, इटली का एकीकरण कीजिए, और एक किसान के भांति वो अपना जीवन जीने चला गया। तब इस प्रकार मेजनी था, इटली में राष्ट्रीय चेतना जगाया। अगर शॉर्ट में बात किया जाए तो मेजनी ने क्या किया एकीकरण के लिए, तो राष्ट्रीय चेतना जगाया, राष्ट्र के प्रति प्रेम जगाया। काउंट काबूर की बात किया जाए तो कूटनीति के द्वारा एकीकरण का प्रयास किया। तुरंत फ्रांस के शासक से अपना हाथ मिला के और ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया 1859-60 में। और गैरीबाल्डी का बात किया जाए तो सैनिक शक्ति से दक्षिण इटली के बहुत सारे क्षेत्रों पर कब्जा किया। अतः इस प्रकार तीनों ने मिलकर इटली के एकीकरण में योगदान दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी का क्या योगदान था। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। तो 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण है हम लोग देखते हैं। आप लोग इसका पहले सबसे पहले शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के पीछे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारण जिम्मेदार था। कोई भी क्रांति के सिर्फ मात्र एक कारण नहीं होता है। अगर बात किया जाए अभी जो हमारे जंतर मंतर पे कांग्रेस जनता पार्टी जो परीक्षा लीक का बात कर रहा था, एक ही परीक्षा लीक तो नहीं हुआ था, बहुत सारे परीक्षा लीक हुए थे। और अंत में नौजवानों को लगा कि अब काम होगा नहीं, तो चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, चाहे बीपीएससी हो, ऐसे करके बहुत सारे पेपर लीक हुआ था। सारे स्टूडेंट एक साथ जंतर मंतर पहुंचे और एक प्रोटेस्ट हुआ। अंत में शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। तो जो 1848 का क्रांति हुआ था उसका भी अलग अलग कारण था। तो देखो पहला कारण क्या था बाबू, पहला कारण था लुई फिलिप के निरंकुशता। जो लुई फिलिप था, जो यहाँ का सम्राट था फ्रांस का, निरंकुश हो गया था। अब जब निरंकुश हुआ तो क्या हुआ, देखो फ्रांस का राजा लुई फिलिप संवैधानिक शासन के बावजूद जनता की इच्छाओं की उपेक्षा कर रहा था। फ्रांस में वहां पर संवैधानिक शासन था लेकिन नियम कानून से शासन नहीं चला रहा था और शासन में केवल धनी वर्ग का ही प्रभाव था। किसका प्रभाव था, धनी वर्ग का। और इससे आम जनता क्या हुआ, असंतुष्ट होगा। जब आम जनता असंतुष्ट होगा तो फिर विद्रोह होगा ही। जब जनता को लगे कि कब जीने का कोई फायदा नहीं है तो मरने से पहले क्यों ना अपने हक के लिए लड़ लिया जाए। तो लुई फिलिप के खिलाफ क्या कर दिया, जनता प्रदर्शन करना शुरू कर दी। एक तो कारण था लुई फिलिप का निरंकुश होना।
दूसरा का कारण है बाबू, मताधिकार की समस्या। किसका समस्या बाबू? मताधिकार। फ्रांस में मतदान का अधिकार केवल संपन्न लोगों के पास था, क्योंकि ये धनी लोग के साथ ही शासन करना चाहता था लुई फिलिप। तो अधिकार भी किनको दिया था? संपन्न लोगों को ही दिया था। और मजदूर, किसान और मध्यवर्गीय वर्ग के अधिकांश लोग राजनीतिक अधिकारों से वंचित थे। जो राजनीतिक अधिकार का बात होता है, वोट देने का अधिकार, तो क्या था? राजनीतिक अधिकार था वो हमारा। अच्छा, वोट देने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं होता है, राजनीतिक अधिकार होता है। तो जो राजनीतिक अधिकार था वो छीन लिया था। कौन? लुई फिलिप। तो जितने भी मजदूर, किसान, मध्यम वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, पढ़े लिखे, लॉयर, वकील, किसान, जो मिडिल क्लास के हैं, अगर वकील बन गए फिर भी वोट देने का अधिकार नहीं उनका, तो फिर तो आवाज उठाएंगे। तो मताधिकार जो समस्या था वो भी एक कारण था। किसका? 1848 की क्रांति का बाबू। फिर बात करते हैं हम लोग आर्थिक संकट। क्या बाबू? अगला पॉइंट क्या इसमें? आर्थिक संकट। 1846, सबसे पहले आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो आर्थिक संकट का बात करते हैं। तो 1846-47 में फ्रांस में भयंकर आर्थिक संकट हुआ। क्योंकि फ्रांस में 1846 और 47 के समय बहुत भयंकर आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। अनाज की कमी, अनाज की कीमत बढ़ गई। जब भी आर्थिक संकट होगा तो सामान कम होगा, तभी आर्थिक संकट होगा। अगर सामान का कम होना, रेट का डबल ट्रिपल जितना भी हो जाए वो हो जाता, बढ़ता है रेट। तो आर्थिक संकट हुआ तो अनाज की कीमत बढ़ने लगी। अनाज और कीमत बढ़ने लगा, साथ ही साथ खाद्यान्न की कमी होने लगा, और इससे गरीब जनता की कठिनाइयां बढ़ गई। क्या हो गया बाबू? गरीब जनता की कठिनाई। और जब गरीब जनता को पेट भरने को भी नहीं मिलेगा तो लड़ने से तो बेहतर, मरने से बेहतर तो लड़ना समझेगा। तो फिर वो राजा कितना भी शक्तिशाली, कितना भी निरंकुश, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो तो लड़ेगा ही। तो आर्थिक संकट भी कारण था क्या? 1848 के क्रांति का फ्रांस में। अगला पॉइंट है बेरोजगारी। क्योंकि जब आर्थिक संकट आया, खाद्यान्न की कमी होगा, कंपनियां बंद होने लगेगी। देखो, औद्योगिक मंदी के कारण अनेक कारखाने बंद हो गए। कारखाने बंद, बेरोजगारी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, लोगों को रोजगार ना मिलेगा। रोजगार ना मिलेगा तो आदमी क्या करेगा? सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा। तो बेरोजगारी भी बाबू क्या था? 1848 के क्रांति का एक कारण था। फिर अगला टॉपिक है खाद्य संकट। अब चूंकि आर्थिक संकट के साथ साथ क्या था? खाद्य संकट भी था। मतलब फसल अच्छा उपज ना हो रहा, तभी तो आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ होगा। तो खराब फसल के कारण रोटी एवं अन्य आवश्यकता की वस्तुओं के दाम बहुत बढ़ गए। अब खाद्य का संकट था, अनाज अच्छा उत्पन्न ना हुआ। अब अनाज अच्छा उत्पन्न ना हुआ तो लोगों के लिए रोटी का लाला पड़ने लगा। छोटे छोटे वस्तुओं का दाम इतना बढ़ने लगा, नमक, तेल, जो डेली यूज की जो जरूरतें होती है उनका दाम बहुत ज्यादा होने लगा। तो जब खाद्यान्न का संकट हुआ तो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होते हैं? गरीब लोग, आम जनता। और गरीब जनता के लिए जीवन यापन करना कठिन हो गया। तो फिर वही कारण कि भूखे मरने से अच्छा है कि लड़के मरे। तीनों ने फिर क्या किया? वही 1848 की क्रांति में ये लोग भी कूद पड़े। तो जो अलग अलग क्षेत्र से परेशान थे सबने 1848 में के क्रांति में क्या किया? अपना अपना योगदान दिया। अंतिम पॉइंट है समाजवादी विचारों का प्रभाव। समाजवादी विचारकों ने मजदूरों के अधिकार, समानता और सामाजिक न्याय की मांग को मजबूत किया और इससे मजदूर वर्ग क्रांति के लिए प्रेरित हुए। जो समाजवादी विचारक थे, मजदूरों को उनके अधिकार, समानता, सामाजिक न्याय की बात करने लगे, उनके मांग को उठाने लगे कि नहीं नहीं भाई, किसान को भी हक है उसके अपने पास अनाज रखे, अधिक मात्रा में वो भी व्यापार कर सके, एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का भी वकील बन सके। मतलब जितना भी जो मिडिल परिवार थे, मिडिल क्लास के लोग थे, उनका आवाज उठाना शुरू कर दिया। कौन? समाजवादी जो विचारक थे। और जब आवाज उठाने लगे तो ये लोग फिर क्या कर रहे कि इनका साथ दिए और 1848 के फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुआ। तो 1800 फ्रांसीसी क्रांति के छोटा मोटा एक दो को कारण नहीं था, बहुत सारे कारण था। तो हम लोगों ने देखा इसमें कि लुई फिलिप का निरंकुश होना, मताधिकार की समस्या, आर्थिक संकट, बेरोजगारी, खाद्य संकट और समाजवादी विचारधारा का प्रभाव। तो ये सारे जो कारण थे, किसका कारण थे?
1848 के। चूंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है बाबू, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका आंसर ऐसे ही पॉइंट दे देकर लिखेंगे तो आपको 5 में 5 नंबर आएगा, 5/5 मिलेगा। और इसका निष्कर्ष अगर निकाला देखा जाए तो इस प्रकार राजनीतिक असमानता, आर्थिक संकट, बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक असंतोष ने मिलकर 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति को क्या कर दिया, जन्म दिया। और क्रांति के परिणाम स्वरूप लुई फिलिप को गद्दी छोड़कर भागना पड़ा और फ्रांस गणतंत्र की स्थापना हुआ। अच्छा ये बताना आप लोग कि लुई फिलिप कहां भागा था। लुई फिलिप जब गद्दी छोड़ के भागा तो किस देश में भागा, ये आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो के नीचे मैसेज करके भेजिएगा कि लुई फिलिप कहां भागा था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं परिणामों की चर्चा करें। जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसका क्या कारण था और परिणाम क्या था, उसका रिजल्ट क्या था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण और उसके परिणाम के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे कारण क्या था। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना को 1789 की फ्रांसीसी क्रांति तथा नेपोलियन की विजयों ने काफी बढ़ावा दिया। जो यूरोप में कि अगर राष्ट्रीयता की बात करें, यूरोप में राष्ट्रीयता के उदय की बात करें तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति और साथ ही साथ नेपोलियन का जो विजय अभियान था वो बहुत बड़ा योगदान दिया क्या जी, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने में। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को कुलीन वर्ग के हाथों से निकालकर सामान्य वर्ग और मध्यम वर्गों में तक पहुंचाया। जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ, जो सारा अधिकार कुलीन वर्गों के पास रहता था उनसे छीनकर सामान्य वर्ग और मध्यम वर्ग तक पहुंचाया। नेपोलियन ने जिन राज्यों पर विजय प्राप्त किया, नेपोलियन जिन जिन क्षेत्रों पर अपना विजय प्राप्त किया था वहां राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत किया। साथ ही उसके युद्ध और विजय के कारण अनेक देश में फ्रांसीसी प्रभुत्व के विरुद्ध विरोध की भावना उत्पन्न हुआ, जिससे राष्ट्रवाद का विकास हुआ। जो जिन जिन क्षेत्रों पर अपना कब्जा किया था तो फ्रांस के खिलाफ उन लोगों का क्या था, आक्रोश था। तो ऑटोमेटिक एकजुट होने लगे, शुरू लोग होने लगे। जब एकजुट होने लगे तो राष्ट्रवाद का भावना विकास होने लगा। तो ये था यूरोप में राष्ट्रवादी भावना का विकास 1789 के फ्रांसीसी क्रांति से लेके और नेपोलियन की विजय अभियान तक। इसका परिणाम क्या हुआ बाबू, रिजल्ट क्या हुआ। इसका रिजल्ट ये हुआ कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रीयता की जो लहर चली थी उसका असर सिर्फ यूरोप में नहीं बल्कि पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ा। इसका जो यूरोप में राष्ट्रवाद का भावना का जो लहर था वो सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं था, पूरा विश्व पर इसका प्रभाव पड़ा। किन किन देश में पड़ा, कहां कहां पड़ा, हम लोग देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर अनेक देशों में क्रांतिकारी और आंदोलन हुए और इसका परिणाम स्वरूप इटली और जर्मनी जैसे देश। अब जो यूरोप में राष्ट्रवाद का भावना का लहर जगा उसी का देन था क्या जी, इटली और जर्मनी का एकीकरण होना। यूरोपीय राष्ट्रवाद का प्रभाव एशिया और अफ्रीका पर भी पड़ा और उपनिवेश में विदेशी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता का आंदोलन शुरू हो गया। और एशिया और अफ्रीका जैसे महादेश के में भी जितने भी देश थे जो गुलाम थे, अलग अलग देश के अलग अलग राजाओं के, इन महादेश के अंतर्गत भी जितना भी देश था इनके अंतर्गत भी राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न होने लगा। कहां से, यूरोप की राष्ट्रवाद की भावना से। और उसी का लहर था कि एशिया और अफ्रीका तक पहुंचा। अगला परिणाम देखेंगे क्या हुआ बाबू, कि राष्ट्रवाद के विकास से निरंकुश शासकों और प्रतिक्रियावादी शक्तियों का प्रभाव कमजोर हुआ। जब राष्ट्रवाद का भावना जगा तो जितने भी निरंकुश शासक थे, प्रतिक्रियावादी शक्ति थी, वो क्या होने लगा, धीरे धीरे कमजोर होने लगा और उसके स्थान पर लोकतांत्रिक विचार का बढ़ावा मिला। किसका बढ़ावा मिला बाबू, लोकतांत्रिक विचार का बढ़ावा मिला। स्वतंत्रता का बात होने लगा, एकजुट का बात होने लगा और जो निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शक्ति था इसको क्या कर दिया गया, कमजोर हुआ। कब, यूरोप में राष्ट्रवाद का जो क्या हुआ था, भावना जगा था। अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रवाद भी यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित हुए। भारत भी
भारत भी राष्ट्र एकता और स्वतंत्रता की भावना को मजबूत किया। इससे भारत पे भी प्रभाव पड़ा और भारत के लोग ने भी भारत को एकजुट करने के लिए इससे कुछ सीखे। किससे? जो यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना था। राष्ट्रवादी भावना ने साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को भी बढ़ावा दिया और विभिन्न यूरोपीय देशों में उपनिवेश बनाने की होड़ बढ़ गई और अंततः प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुआ। तो ये था सारा पॉइंट हमारा किसका बाबू? यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण और इसका परिणाम। अगला क्वेश्चन है बाबू, यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट के योगदानों की विवेचना करें। यूरोप में जो राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ, फैलाव हुआ, अलग अलग देशों तक पहुंचा राष्ट्रवाद की भावना, इसमें नेपोलियन का क्या योगदान था? तो लिखने हम लोग समझने से पहले आप लोग क्या कर लीजिएगा, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। तो चलिए आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लिए होंगे, तो शुरू करते हैं हम लोग। नेपोलियन बोनापार्ट 1769 से लेकर 1821 फ्रांस का महान सेनापति और शासक था। क्या था बाबू? महान सेनापति शासक था। कहां का बाबू? फ्रांस का। उसने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को यूरोप के अनेक देशों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो विचार उत्पन्न हुआ नेपोलियन के आंदोलनों से, नेपोलियन के अभियान से, वो सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं रखा। उसने यूरोप के कई देशों तक पहुंचाया। यद्यपि उसका उद्देश्य अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। अच्छा, उसका उद्देश्य यूरोप के देशों में राष्ट्रवाद की भावना जगाना नहीं था। क्या था? अपना साम्राज्य विस्तार करना। फिर भी उसके कार्यों ने पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया। लेकिन हुआ क्या कि ये अपने साम्राज्य विस्तार जब कर रहा था तो लोग इसके से जब नाराज हुए तो सारे लोग एकजुट होने लगे। और जो जो इससे नाराज हुआ, जो देश, उस देश के जितने भी लोग थे, जितने भी संगठन था, बुद्धिजीवी लोग थे, वो सब एकजुट हुए तो राष्ट्रवाद का भावना हुआ। तो उसके कार्यों ने यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना क्या कर दिया? मजबूत कर दिया। क्या कर दिया बाबू? मजबूत कर दिया। इसके लिए 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता लागू किया। क्या किया? नेपोलियन संहिता। ये पॉइंट याद रखिएगा कि नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ था बाबू? 1840। इस संहिता द्वारा कानून के समक्ष, अभी संहिता जो था, जो नियम था, क्या था कि कानून के समक्ष समानता का बात होगा, निजी संपत्ति का सुरक्षा होगा, जो समानती विशेष अधिकार है उसका अंत होगा, और इससे जनता में समान अधिकार और आधुनिक शासन व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ा। नेपोलियन ने जर्मनी, इटली, पोलैंड और अन्य क्षेत्र में भी समानती व्यवस्था को कमजोर किया। जो इन क्षेत्रों में समांत विचारधाराएं थी, पुराने रूढ़िवादी विचारधाराएं थी, जो पहले से चले आ रहा था, उन सबको कमजोर किया। कौन? नेपोलियन। और कई छोटे छोटे राज्यों को पुनर्गठित भी किया। क्या किया? छोटे छोटे राज्यों को पुनर्गठित किया। इससे राष्ट्रीय एकता की भावना जाएगा। जब लोग एकजुट होंगे, अलग अलग छोटे छोटे गांव मिलके जब एक हो जाएगा तो वो क्या करेंगे? उनमें राष्ट्रवाद का प्रेम का भाव जाएगा। गांव के प्रति राष्ट्रवाद की बड़ा की कुछ किया जाए, अब मंदिर, विद्यालय, हॉस्पिटल, ये सब बात होगा। लेकिन जब अलग अलग रहेंगे तो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना अर्थव्यवस्था नहीं जुट पाएगा। तो जब छोटे छोटे राज्य पुनर्गठित हुए तो राष्ट्रीय एकता की भावना जगना विकास होना शुरू हो गया। और उसके शासन के विरुद्ध में विभिन्न देशों के लोगों में विदेशी शासन से मुक्ति की इच्छा जगी, जिसने राष्ट्रवादी आंदोलन को जन्म दिया। 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हुआ। किसका हार हुआ बाबू? नेपोलियन का। और इसके बाद उसके द्वारा फैलाए गए विचार समाप्त नहीं हुए। जब ये हार गया तो क्या हुआ? हार गया तो मतलब क्या इसका विचार खत्म हो गया? नहीं। 1815 में वाटरलू के युद्ध में जब नेपोलियन हारा तो उसका साम्राज्य विस्तार तो खत्म हो गया, लेकिन उसके द्वारा राष्ट्रवादी जो भावनाएं थी लोगों में जो जागृत किया था, वो कभी खत्म नहीं हुआ। और आगे चलकर इन्हीं राष्ट्रवादी भावनाओं के कारण जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ। जर्मनी और इटली का एकीकरण वही नेपोलियन के द्वारा राष्ट्रवादी जो भावना जगाया था,
आगे चलकर वो एक बहुत बड़ा क्रांति का रूप लिया। बहुत सारे क्रांतिकारी ने उस राष्ट्रवादी भावना को पूरे इटली, पूरे जर्मनी में फैलाए और जर्मनी एकीकरण हुआ, इटली एकीकरण हुआ। यूरोप के अनेक देशों में स्वतंत्रता और लोकतंत्र के आंदोलन तेज हो गए। इस प्रकार नेपोलियन के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, कहीं प्रत्यक्ष और कहीं अप्रत्यक्ष दोनों रूप में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास की नई दिशा दी। इसलिए उसे यूरोपीय राष्ट्रवाद के प्रसार का एक प्रमुख प्रेरक माना जाता है। तो जो नेपोलियन ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पूरे यूरोप में और पूरे यूरोप के साथ साथ विश्व के कई और छोटे मोटे देश और महादेशों में जो राष्ट्रवाद का भावना जगाया था, इसके मद्देनजर देखते हुए यूरोप राष्ट्रवाद के प्रसार का एक प्रमुख प्रेरक माना जाता है। किसको? नेपोलियन को। यही था हमारा क्वेश्चन कि यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट के क्या योगदान है और इसके योगदान के क्या करें? विवेचना करें। क्या करें? विवेचना करें। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग बाबू। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल किस प्रकार है? विवेचना कीजिए। जो राष्ट्रवाद है आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल किस प्रकार है? अच्छा, इस क्वेश्चन के आंसर से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जो आप ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले इसको एक बार आप लिख लीजिएगा और फिर पेंसिल लीजिएगा और जो इसका की पॉइंट होगा, जब 2 बार 3 बार इसको पढ़िएगा तो दूसरे बार में सबसे पहले इसका क्या कीजिएगा, जो की पॉइंट होगा इसको अंडरलाइन मारिएगा। जब इसको 3 बार पढ़िएगा तो सिर्फ आपका दिमाग कहाँ जाएगा? की पॉइंट पे। और उसके बाद खुद आप क्या करिएगा? इसका आंसर लिखिएगा। तो इसका आंसर आप खुद लिखिएगा। कैसे? इसके की पॉइंट्स। तो मैंने हर क्वेश्चन में की पॉइंट पे को अंडरलाइन किया। आप लोग इस जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसका की पॉइंट क्या क्या है। तो शुरू करते हैं हम लोग इसका आंसर। राष्ट्रवादी आधुनिक विश्व की राजनीति का जागृति का प्रतिफल किस प्रकार है, इसका विवेचना हम लोग शुरू करते हैं। 18वीं 19वीं शताब्दी में यूरोप में जिस राष्ट्रवाद की लहर चली, उसके व्यापक और दूरगामी प्रभाव न केवल यूरोप बल्कि पूरे विश्व पर पड़ा। क्योंकि आपको सबको पता है कि जो यूरोप में राष्ट्रवाद का भावना जगा तो यूरोप में था नहीं, एशिया, अफ्रीका जैसे महादेशों में भी पड़ा। तो पहला लाइन तो हम लोग यही लिखेंगे, जो राष्ट्रवाद का भावना यूरोप में जगा ना सिर्फ यूरोप तक सीमित रहा बल्कि ये एशिया और यूरोप जैसे महादेशों में के कई देशों में इसका असर हुआ। तो एक एक पॉइंट के माध्यम से समझते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है, राष्ट्रीयता की भावना से ही प्रेरित होकर अनेक राष्ट्रों में क्रांतियां और आंदोलन हुए। जो राष्ट्रीयता का जो भावना जगाता है, इससे प्रेरित होकर, जैसे आप लोग अपने आसपास के किसी लड़के जो अगले साल 95% या इससे भी अधिक लाया होगा, तो आपके भी मन में होगा कि हमें भी इससे अधिक लाना है। तो यूरोप में जो राष्ट्रीयता का भावना जगा, इससे प्रेरित होकर अनेक राष्ट्रों में क्रांति, आंदोलन क्या होने लगा? शुरू होने लगा। और जिसके परिणाम स्वरूप अनेक नए नए राष्ट्रों का उदय हुआ। अब जो किसी एक देश से बहुत सारे देश गुलाम है, तो उनके बारे में पता ही ना चल रहा था। जब वो आजाद हुए, उनका एक अलग पहचान हुआ, तो लोग उनके बारे में जानने लगे, नए नए राष्ट्रों का उदय हुआ। और इटली और जर्मनी का एकीकरण भी राष्ट्रवाद के उदय का ही परिणाम है। तो जो आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ, उसका ही परिणाम है इटली और जर्मनी का एकीकरण। और इसके बारे में हमने कितना बार आपको पढ़ा चुके हैं। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 2 का। राष्ट्रवाद के विकास का प्रभाव एशिया अफ्रीका में भी देखने को मिला। कहां में देखने को मिला बाबू? एशिया और अफ्रीका में। यूरोपीय उपनिवेशों के अधिपत्य के विरुद्ध वहां भी औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ हो गया। और एशिया और यूरोप में भी जो देश अलग अलग देश के गुलाम थे, उपनिवेशक थे, उनसे छुटकारा पाने के लिए क्या करना शुरू कर दिए? आंदोलन करना शुरू कर दिए।
भारतीय, अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रवादी भी यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित हुआ। जो भारत का राष्ट्रवाद का विचार था वो भी यूरोप के राष्ट्रवाद से प्रभावित हुआ। और भारत में मैसूर के शासक जिनका नाम है टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर जैकोबिन क्लब का स्थापना किया और स्वयं इसका क्या बन गए, सदस्य बन गए। तो अगर पूछेगा बाबू कि भारत में जैकोबिन क्लब का स्थापना कौन किया था, तो कौन किया था, टीपू सुल्तान। कौन किया था, टीपू सुल्तान किया था। किससे प्रभावित होकर, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर। कौन किया था, टीपू सुल्तान। कहां का शासक था बाबू, मैसूर का। क्या किया था, तो जैकोबिन क्लब का स्थापना। तो राष्ट्रवादी का जो भावना जगा वो भारत तक पहुंचा। धार्मिक सुधार आंदोलन ने भारतीय नेताओं ने भी राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रभावित होकर राष्ट्रीय आंदोलन को अपना समर्थन दिया। जो भारत में धार्मिक सुधार का जो विचार कर रहे थे, जो संगठन, जो जितने भी संगठन जो धार्मिक सुधार चाहते थे, उनको भी लगा कि नहीं, राष्ट्रवाद पहले, सबसे पहले राष्ट्र, और राष्ट्र को आजाद होना चाहिए। तो ये लोग भी मिलकर क्या किए, राष्ट्रवादी आंदोलन को क्या किए, समर्थन दिए। कौन, धार्मिक सुधार वाले आंदोलन। राष्ट्रवाद के अगला पॉइंट है हमारा, राष्ट्रवाद के विकास ने यूरोप में प्रतिक्रियावादी शक्ति और निरंकुश शासन को के प्रभाव को कमजोर किया है। जो राष्ट्रवाद का अगर विकास हो रहा है, जो यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ, तो जितने भी विश्व में प्रतिक्रियावादी जो निरंकुश शासक थे, क्या जी, प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शासक थे, इनके शक्तियों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया। क्या, राष्ट्रवादी भावना का विकास या राष्ट्रवादी विकास। तो ये था हमारा राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल। क्योंकि राष्ट्रवाद से एशिया, अफ्रीका के कई देश, एशिया में जो भारत है, हमारा देश है, इसमें हम लोग देखें कि जो मैसूर का शासक टीपू सुल्तान है, टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर जैकोबिन क्लब का स्थापना किया। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं कि जो राष्ट्रवाद है आधुनिक विश्व की राजनीति के जागृति का क्या है, प्रतिफल है। तो आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये अंतिम प्रश्न है। तो शुरू करते हैं हम लोग। रूस की नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी, जिसको हम लोग एनईपी कहते हैं, नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ किस प्रकार एक समझौता है। क्वेश्चन का मतलब है कि जो रूस में एनईपी जब लागू हुआ ना बाबू, तो बहुत लोग का मानना है कि जो एनईपी है मार्क्सवादी सिद्धांतों से समझौता किया गया है, जो इसमें नियम बना है। तो अब कैसे, हम लोग देखेंगे इसमें। शुरू करते हैं हम लोग इसके। रूस में 1917, क्या बाबू, 1900, रूस में 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद लेनिन के नेतृत्व में समाजवादी व्यवस्था स्थापित की गई। क्या हुआ बाबू, समाजवादी व्यवस्था स्थापित की गई। और प्रारंभ में युद्धकालीन साम्यवाद लागू किया गया, जिसके अंतर्गत उद्योग का राष्ट्रीयकरण, निजी व्यापार पर प्रतिबंध तथा किसानों से अनिवार्य रूप से अनाज की वसूली की जाती थी। जब बोल्शेविक क्रांति समाप्त हुआ तो युद्ध का प्रभाव इतना था कि सारा कब्जा किसके हाथ में था, राष्ट्र का जितना भी संपत्ति था उस पर सारा का सारा कब्जा किसके था, राष्ट्र का था। चाहे वो कंपनी हो, चाहे खेती कृषि हो, चाहे उद्योग धंधा हो, सारा पर किसका कब्जा था बाबू, किसका था, राष्ट्र का था। इससे उत्पादन घट गया। जब सारा का सारा सरकारी के अंतर्गत हो जाएगा तो लोग क्या करना शुरू बंद कर देंगे। हुआ क्या कि किसानों को उतना ही अनाज रखने का अनुमति था जितना वो यूज कर सकते थे, जितना खा सकते थे। तो कोई किसान ज्यादा मेहनत करके फसल उगाएगा, कहाँ लगाएगा। अगर किसी घर में 2 लोग हैं तो कहाँ 2 बीघा 4 बीघा खेती करेगा बाबू, आराम से 2-4-5 कट्ठा खेत करेगा, काम खत्म। क्यों, क्योंकि उसका इतना ही जरूरत है। ज्यादा करेगा सरकार सारा ले लेगी। और इससे क्या हुआ कि खाद्यान्न के
उत्पादन घट गया और खाद्यान्न संकट उत्पन्न, जब उत्पादन घटेगा तो संकट उत्पन्न होगा, अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई, जनता असंतोष होने लगा। और इस स्थिति को देखते हुए 1921 में लेनिन ने नई आर्थिक नीति लागू किया। तो सबसे पहले कि नई आर्थिक नीति क्यों लागू किया? क्योंकि रूस में आर्थिक व्यवस्था इतना खराब हो चुका था कि उसको सुधारने के लिए, उसको लेके चलने के लिए मजबूरन 1921 में लेनिन को क्या करना पड़ा? क्या करना पड़ा बाबू? नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू करना पड़ा। कब बाबू? 1921 में। अब हुआ ये कि जब न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी लागू हुआ तो मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार उत्पादन के सभी संसाधनों पर राज्य का ही पूरा नियंत्रण होना चाहिए। यह मार्क्सवाद का सिद्धांत था। निजी संपत्ति का अंत करना उसका सिद्धांत था कि निजी, किसी एक व्यक्ति के पास ज्यादा संपत्ति होना ही नहीं चाहिए, जितना उसका आवश्यकता उसको दीजिए, और सारा का सारा किसके अंतर्गत होना चाहिए? राष्ट्र के अंतर्गत होना चाहिए, राज्य के अंतर्गत होना चाहिए। निजी व्यापार नहीं होना चाहिए, नहीं तो ज्यादा लोग पैसा कमाकर और पूंजीवाद का विकास हो जाएगा। ये सारा विचार किसका था? कार्ल मार्क्स का मार्क्सवादी विचारधारा। लेकिन जो 1921 में एनईपी लागू हुआ तो इसमें बहुत सारा छूट मिला। क्या मिला बाबू? छूट मिला। और जब ये छूट मिला तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि जो एनईपी है मार्क्सवाद के सिद्धांत के साथ क्या है? समझौता माना जाता है। सबसे पहले कि किसानों को अनुमति दे दिया गया कि सरकार को निश्चित कर दे और देने के बाद अपनी बची हुई संपत्ति को, बचे हुए उपज को खुले बाजार में आप बेच सकते हैं अपने मन मुताबिक। आप अपना जितना चाहते हैं, जितना रेट पे, मतलब आप पैसा कमा सकते हैं, पैसा रख सकते हैं। लेकिन मार्क्सवाद का क्या सिद्धांत था कि सारा का सारा संपत्ति पर किसका कब्जा होना चाहिए बाबू? राज्य का। तो इसका मतलब मार्क्सवाद से तो कहीं ना कहीं समझौता हो रहा है। फिर हुआ कि निजी व्यापार को बढ़ावा दिया गया, जो कि निजी व्यापार के सख्त खिलाफ था मार्क्स। छोटे छोटे उद्योग धंधे और निजी व्यक्तियों के संचालन की अनुमति दे दी गई, जो कि बड़े बड़े उद्योग जो थे, क्या बाबू? बड़े बड़े उद्योग थे, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, रेलवे हो, जो बैंकिंग सेक्टर, रेलवे, विदेशी व्यापार, वो राज्य के नियंत्रण में था। तीसरे, सीमित रूप से निजी पूंजी और लाभ कमाने की अनुमति दे दिए गए कि आप अपना निजी पूंजी रख सकते हैं, आप कितना भी कमाइए उसका टैक्स भरिए और अपना पूंजी रखिए। जिससे अब इससे हुआ क्या? जब एनईपी लागू हुआ और ये सब छूट दिया गया मार्क्सवाद के सिद्धांत से मतलब कंप्रोमाइज करके, तो उत्पादन बढ़ा, व्यापार को प्रोत्साहन मिला। यह व्यवस्था शुद्ध समाजवादी व्यवस्था से अलग थी। शुद्ध समाजवादी व्यवस्था जो मार्क्सवाद का सिद्धांत था। हालांकि एनईपी ने मार्क्सवादी सिद्धांतों में कुछ छूट दी। मार्क्सवाद का क्या सिद्धांत था कि सारा का सारा संपत्ति किसका कब्जा होना चाहिए? राज्य का। लेकिन एनईपी ने कुछ छूट दिया कि नहीं, अपना संपत्ति रख सकते हैं, टैक्स भरिए और संपत्ति अपना रखिए। लेनिन, इसका उद्देश्य समाजवाद को समाप्त करना नहीं था। तो लेकिन जो है, जो एनईपी लागू हुआ उसका उद्देश्य एनईपी का यह नहीं था कि समाजवाद को खत्म कर देना और पूंजीवाद का स्टार्टिंग करना। नहीं, लेनिन का मानना था, लेनिन इस पे क्या कर रहा है बाबू, कि लेनिन का मानना था कि रूस की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब थी। क्योंकि लोग, किसान खेती करना कर दिए थे, बंद कर दिए थे, व्यापारी व्यापार करना, भाई फायदा होगा, सरकार सारा लेके चली जाएगी, कोई काहे व्यापार करेगा? किसान काहे इतना अधिक अनाज उगाएगा? काहे मेहनत करेगा? अब हुआ ये कि जो आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो गया तो लेनिन के पास अब इसके सिवा और कोई चारा था नहीं, तो 1921 में एनईपी लागू किए। तो लेनिन अपना दलील क्या दे रहा है कि लेनिन का मानना है कि रूस की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब थी और इसलिए समाजवादी व्यवस्था को बचाने के लिए, लेनिन कह रहा है कि समाजवादी व्यवस्था को बचाने के लिए कुछ समय के लिए पूंजीवादी उपाय अपनाना आवश्यक था। कह रहा है कि अगर समाजवादी व्यवस्था को बचाए रखना था तो कुछ समय के लिए पूंजीवाद को बढ़ावा देना पड़ेगा, और इसीलिए मैंने कुछ समय के लिए क्या किया, एनईपी लागू करके ये सारे जो मार्क्सवाद के सिद्धांत है उससे थोड़ा कंप्रोमाइज किया। उन्होंने इसे समाजवाद की ओर बढ़ने का अस्थायी और व्यवहारिक कदम माना। एनईपी के परिणाम भी सकारात्मक रहे, लेकिन एनईपी का परिणाम नकारात्मक नहीं हुआ बाबू, सकारात्मक था।
इसीलिए लेनिन अपना दलील दे पाया, नहीं तो लेनिन अपना दलील नहीं दे पाता। अगर ये विफल होता तो क्या लेनिन अपना दलील दे पाता? नहीं दे पाता। कृषि उत्पादन बढ़ा, क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा बाबू? कृषि उत्पादन बढ़ा, उद्योग में सुधार हुआ, बाजारों में वस्तु उपलब्ध होने लगे, जो कि वस्तु उस समय उपलब्ध, वह उसका जो उपलब्धता था कम होने लगा, वस्तु का कीमत बढ़ने लगा। अब सामान कम होगा तो कीमत बढ़ेगा ही। लोगों का सरकार पर विश्वास फिर से स्थापित हुआ और इससे रूस की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे क्या हो गया? संकट से बाहर आने लगी। तो एनईपी एक तरफ अगर मार्क्सवाद के विचार से समझौता कर रहा है, तो दूसरी तरफ उस जो रूस में जो संकट उत्पन्न हुआ था, उस संकट से अपने आप को रूस से क्या कर रहा है? रूस बाहर निकल रहा है। इसके कुछ हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण बिंदु कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति कब लागू किया बाबू? 1921 में। युद्धकालीन साम्यवाद की असफलता के कारण एनईपी लागू हुआ। एनईपी क्यों लागू हुआ? जो युद्धकालीन जो साम्यवाद की असफलता हो गया था, युद्ध में बहुत सारे जो नुकसान हुआ था उसको भरपाई करने के लिए। किसानों को अतिरिक्त उपज बाजार में बेचने की अनुमति मिला कब? जब एनईपी लागू हुआ, तब उसके पहले नहीं था। छोटे उद्योग और निजी व्यापार को सीमित रूप से अनुमति मिल गया कब? जब एनईपी लागू हुआ, उसके पहले नहीं मिलता था। एनईपी लागू होने के बावजूद भी बड़े बड़े उद्योग, बैंक और विदेशी व्यापार राज्य के नियंत्रण में थे, लेकिन एनईपी से पहले सारा चीज राज्य के नियंत्रण में था। एनईपी ने अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया और समाजवादी शासन को स्थिर बनाए रखा। जो समाजवादी विचार था उसको अस्थिर बनाए रखा। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था ठीक हो चुका था। नहीं तो फिर वही होता, फिर एक रूस में क्रांति होता और फिर रूस का कुछ अलग भूगोल और अलग इतिहास होता। तो ये सारा पॉइंट था रूस की नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ किस प्रकार समझौता थी। तो ये था हमारा टोटली दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न कितना था बाबू? टोटली हम लोग 7 प्रश्न देखे, हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और ये जितना भी प्रश्न है 2011 से लेके और 2026 तक बिहार बोर्ड में जो पूछे गए प्रश्न है, ये सारे प्रश्न हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। यदि हमारा जो वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास इसको भेजिए, ताकि अधिक से अधिक आप और आपके दोस्त इस वीडियो के क्या कर सके? फायदा उठा सके। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।